हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रख दिए और तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मल्टीलिंगुअल भारत 3.0 सहयोग से निर्माण एक सकारात्मक समाज का के समापन सत्र में। यह सफर स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट और रेडियो उड़ान के साझा प्रयास से शुरू हुआ था और आज हम इस पहल को एक नए मुकाम पर लेकर आए हैं। इस साल हमने 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस से इस सीरीज की शुरुआत की, जिसमें 20 भाषाओं में संवाद हुआ और खास बात यह रही कि इस बार हमने संस्कृत भाषा को भी सम्मिलित किया, जो हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। रेडियो उड़ान पर हमने 20 भाषाओं में समावेश की यह आवाज गूंजित सुनी। यह सिर्फ एक रेडियो सीरीज नहीं थी, यह एक पहल है सोच में बदलाव का, भाषा और संस्कृति के सम्मान का और एक समावेशी समाज की दिशा में बढ़ते कदमों का। मैं रंजना पंच आज की आपकी होस्ट हूँ। मैं एक थेरेप्यूटिक आर्ट प्रैक्टिशनर, कोच और काउंसलर होने के साथ साथ टीम स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट की कोर टीम सदस्य भी हूँ। आज इस समापन सत्र में हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, जिनकी वजह से यह मंच यानी रेडियो उड़ान अपने आप में एक मिसाल बन चुका है। मिलते हैं दानिश महाजन जी से, जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, मोटिवेशनल स्पीकर, डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट, पत्रकार और रेडियो उड़ान के संस्थापक हैं। दानिश जी, आपका इस महत्वपूर्ण सत्र में तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद रंजना जी, बहुत मजा आता है जब भी आप लोगों से बात करता हूँ और उम्मीद है कि आज भी लिसनर्स के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जी, हमें भी आपसे बात करके, आपके जितने भी थॉट्स हैं उन्हें जान करके बहुत ही मोटिवेटेड फील होता है और मैं दर्शकों को और ज्यादा, श्रोताओं को और ज्यादा नहीं वेट करवाऊंगी और मैं अपना पहला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपका ये सफर रहा, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो हम हर एक दूसरे से लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब मैं ब्लाइंड हुआ था, जहाँ जो भी डिसेबल्ड होता है तो उसकी जो स्टोरी है वो लगभग सबकी सेम होती है। तो जब मैं 14 साल की उम्र में ब्लाइंड हुआ तो 4 साल तक मुझे पता नहीं था कि ब्लाइंड पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, क्या डिसेबिलिटी होती है या डिसेबिलिटी नहीं होती है। तो फिर वो जो 4 साल बाद मुझे जो जानकारी मिली वो मेरे डॉक्टर से मिली। मैंने उनसे पूछा कि क्या ब्लाइंड पढ़ सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा कि आपने ये 4 साल पहले क्यों नहीं बताया? तो अगर आपने उस समय बताया होता तो शायद मेरे 4 साल बच जाते, जहाँ मैं कुछ और कंट्रीब्यूट करता। तो कहने का भाव ये है कि जो जानकारी है, जो ज्ञान है, वो एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी समाज को सशक्त करने में। और डिसेबिलिटी समाज में जो नॉलेज की, जो इंफॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमने ये शुरू किया। जहाँ तक प्रेरणा का सवाल है, तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत सारी एनजीओस को देखते थे। ऐसे कुछ एक व्यक्ति का नाम लेना तो सही नहीं होगा, लेकिन हाँ काफ़ी लोगों से सीखा। तो ये बेसिक थॉट था रेडियो उड़ान को लाने का, ताकि लोगों तक हम इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकें। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर जानकारी रहती है तो हम बहुत सारी चीज़ों को बेहतर मैनेज कर पाते हैं और इसीलिए अवेयरनेस या कहीं तो जानकारी का एक बहुत अहम रोल हो जाता है हमारे लाइफ में। वो किसी भी डिसेबिलिटी के बारे में हो या अन्य किसी भी चीज़ों के बारे में हो, जानकारी से हमारा खुद का जीवन बहुत ही आसान और सरल बन जाता है। एटलीस्ट उसे हम बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। बिल्कुल जी, मैं दूसरा सवाल अब आपसे पूछना चाहूंगी दानिश जी कि जैसे इस साल का हमारा थीम है सोच में बदलाव से समावेशी समाज की ओर एक प्रयास,
तो आपके अनुभव में समाज की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है? आपका जो इस बार का थीम है बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कल ही एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में, एक्सेसिबल मीडिया और एंटरटेनमेंट पे। तो जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है पिछले 15 सालों का, जो मैंने लगभग 1500 से ज़्यादा पॉडकास्ट किए हैं डिसेबिलिटी राइट्स पे। हमने पॉडकास्ट 2014 में करने शुरू किए थे, जब इस वर्ड को कोई जानता भी नहीं था पॉडकास्ट। ये तो आज कोविड के बाद पॉडकास्ट प्रचलित हुआ है। उन सब में जो एक चीज मैंने फिगर आउट की है कि जो सबसे बड़ी बाधा है डिसेबिलिटी सेक्टर के सामने, वो यही है लोगों का माइंडसेट। तो आपने यू आर बैंग ऑन टारगेट व्हेन यू सिलेक्टेड दिस टॉपिक। तो मुझे लगता है कि माइंडसेट आज भी बहुत ज्यादा बदला नहीं है। आप देखिए कि कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब कोई भी दृष्टिबाधित जज बन सकता है, या जुडिशरी में भी उसको रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन मिलेगी। जबकि सारा कुछ हमें आज तक जो मिला है वो जुडिशरी से मिला है, लेकिन जुडिशरी में ही रिजर्वेशन नहीं थी। बहुत सारे लोगों को लड़ना पड़ता था जज बनने के लिए। यही खेल अगर आप देखें तो ये खेल है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है, रिजर्वेशन होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन फॉर डिसेबल्ड नहीं है। जिस भी सेक्टर में आप जाओगे वो कहते हैं हाँ डिसेबल्ड के लिए रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन होनी चाहिए, लेकिन उनके वहां नहीं होनी चाहिए, बाकी सब जगह होना चाहिए। तो इसके पीछे का जो समझ आता है वो क्या है, वो माइंडसेट ही है। यानी आज भी लोग बायस्ड हैं डिसेबल्ड को लेके। आज भी लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि डिसेबल्ड मुख्य धारा का हिस्सा है, जब वो इक्वली परफॉर्म कर सकते हैं जैसे नॉन डिसेबल्ड करते हैं। हर किसी को लगता है समाज में कुछ जगह पे चेंजेस आया है, लेकिन लंबी लड़ाई है, माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। उसके बिना बात बनेगी नहीं। मैंने अपने करियर में 2 ही चीजें सीखी हैं अभी तक। अगर आपको डिसेबिलिटी समाज में या किसी भी समाज में कोई बदलाव लाना है तो उसके लिए 2 ही चीजें हैं। एक, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और दूसरा एक्सेसिबिलिटी पे फोकस करना पड़ेगा। चाहे आप घर बनाओ, चाहे आप कोई वेबसाइट बनाओ, चाहे आप कोई वाहन खरीदो, मेक श्योर। और ये तभी होगा, ये गवर्नमेंट के बेस पे नहीं होगा, एनजीओस के बेस पे नहीं होगा, क्योंकि ये माइंडसेट का खेल है। ये हर इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। सिर्फ बातों से बात बनेगी नहीं। जी बिल्कुल, ये व्यक्तिगत तौर पे प्रैक्टिस करने वाली बात है कि हम सिर्फ शब्दों में ना कह रहे हो, बल्कि डे टू डे लाइफ में हम जितना हो सकता है उस चीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करें, उसे जितना हो सकता है प्रैक्टिस में भी लाएं, तभी ऐसो ये बदलाव पॉसिबल है। और कुछ भी बदलाव है तो पहले तो वो सोच से ही शुरुआत होती है। तो माइंडसेट तो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आपने बिल्कुल सही कहा। और उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में चीजें और बेहतर हों, और जिस बदलाव की बात आप कह रहे हैं वो हमें देखने को मिले। और इसी के साथ मैं अपना अगला सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगी, जो कि हमारे इस मल्टीलिंगुअल सीरीज जो हमने ये किया है उससे रिलेटेड है। कि जैसे इस सीरीज के द्वारा हमने भाषाई विविधता को भी अपनाया है, और तो आपके अनुसार इंक्लूजन में भाषा की क्या भूमिका होती है और ये कैसे समाज को जोड़े रख सकती है? आप इस विषय में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ इसके लिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, भारत के कॉन्टेक्स्ट में भाषा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। मेरे को लोग अक्सर पूछते हैं कि रेडियो उड़ान की सक्सेस का कारण क्या है, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि रेडियो उड़ान की सक्सेस का कारण है भाषा। जिस सरलता से और जिस सिंप्लिसिटी से हम अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले लोग डिसेबिलिटी पे बिल्कुल बात नहीं करते थे, या आज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप आज भी सर्च करो गूगल पे, आपको ज्यादातर कंटेंट इंग्लिश में मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो कहने का भाव है कि भाषा एक बड़ा रोल अदा करती है,
हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मेन स्ट्रीम भाषा नहीं बोली जाती है। साउथ के बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे हिंदी आज भी लोगों को नहीं आती है। नॉर्थ के बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे लोगों को आज भी इंग्लिश नहीं आती है। एक बहुत बड़ा तबका है जो सिर्फ अपनी ही भाषा में पढ़ते लिखते हैं या ज्यादा समझते हैं। तो भाषाओं का बड़ा रोल है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री है ये। तो अगर हमें इस समाज को, क्योंकि हमारा जो डिसेबिलिटी समाज है वो स्कैटर्ड है, वो बिखरा हुआ है, और उसका एक जो बड़ा चंक है वो गांव में रहता है, और अनफॉर्चुनेटली सोर्सेज और रिसोर्सेज की कमी के कारण वो अपनी अलग अलग भाषाओं में पकड़ नहीं बना पाए हैं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन सोर्सेज और रिसोर्सेज की कमी के कारण, जहां हमारी जो एजुकेशन प्रणाली है उसके कारण, तो उन लोगों तक उनकी ही भाषा में बात करनी पड़ेगी। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम बेईमानी कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी, अपने समाज के साथ भी। जब तक हम रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारा समाज एम्पावर नहीं होगा। ये आपकी बहुत बड़ी पहल है और आई स्ट्रांगली फील अबाउट इट। आपको एक और इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 भाषाओं का प्रावधान है। पहले ये 2 का था, तीसरी भाषा का क्यों लाना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने इस चीज को समझा कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है रीजनल लैंग्वेज की, एक और लैंग्वेज की, ताकि लोग सशक्त हो सके। तो भाषा का बहुत बड़ा रोल है और लोगों को इस पे काम करना चाहिए और अपनी रीजनल भाषा में भी डिसेबिलिटी डिस्कोर्स से रिलेटेड कंटेंट को डिसेमिनेट और शेयर करना चाहिए, ताकि वो लोग अपनी भाषा में इस पर पकड़ बना सके और अपने आप को एम्पावर कर सके। जी, भाषा एक्चुअली ऐसा हम कह सकते हैं कि इंसान जब तकलीफ में होता है तो वो अपना जो मेन मदर टंग ये मातृभाषा होता है उसी में सबसे बेहतर वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो अगर जानकारी, जिस अवेयरनेस की बातें हम कह रहे हैं, अगर वो हमारे रीजनल लैंग्वेज में हो तो वो जानकारियां और बेहतर तरीके से सभी तक पहुंचेंगी जिनके पास जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, जो हमें कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश की बात करते हैं, वो जो नहीं भी जानते हैं, तो अगर अपनी मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज जो है उसमें अगर जानकारी उन्हें मिलती है तो वो अवेयरनेस और उन चीज़ों के बारे में उनका नॉलेज बेहतर होगा, तो चीज़ें भी बदलने में भी वो हेल्प करेंगी। तो आपने जैसे कहा कि अगर गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए एजुकेशन सिस्टम में भी ये बदलाव ला रहे हैं, तो ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी पहल है। मैं यहाँ पे भी देखती हूँ और हम सभी उस बदलाव को देख पा रहे हैं कि हाँ, लोकल लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस मिलने से काफ़ी चीज़ें आसान हो सकती हैं, क्योंकि लिखना पढ़ना दोनों लोग सीख पाते हैं जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे। तो एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ दानिश जी, कि जैसे जितने भी दिव्यांग जन हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती आपकी नज़र में मतलब क्या होती है, और आप उन्हें या उनके परिवार वालों को कुछ अगर संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज हमें वो बताएं। सबसे बड़ी चुनौती मैं बोल चुका हूँ, 2 चुनौतियां सबसे बड़ी है, एक माइंडसेट और एक्सेसिबिलिटी। जी। और एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ी बाधा है डिसेबल्ड लोगों के सामने, जो उनके काम करने में उनको असक्षम बनाती है। तो एक्सेसिबिलिटी पे बातें ज्यादा हो रही हैं, काम कम हो रहा है। डिसेबल्ड लोगों की जहां तक मैसेज की बात है वो यही है कि अब मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों में बड़ी निराशा सी पैदा हो रही है। वो बहुत जल्दी चाह रहे हैं कि हमें बहुत जल्दी नौकरी मिल जाए, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि 10th पास कर ली है तो आज ही नौकरी मिल जाए, या फिर उनको जो जॉब मिलनी है वो उनके घर के पास ही उनको मिले। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का ब्रिज हो रहा है, वैसे वैसे एक स्ट्रगल ना करने की आदत लोग डाल रहे हैं, जो डिसेबल्ड के लिए पॉसिबल नहीं है। कल परसों ही 4-5 फोन आए थे जो कह रहे थे कि एनजीओज ऐसी हैं, गवर्नमेंट ऐसी है। मैंने कहा तो आपका माइंडसेट कैसा है? आप ऐसा तो है नहीं है कि
घर बैठे आपको सब कुछ मिल जाए, आपको जाना तो पड़ेगा ही, तो वो डिसेबिलिटी का बहाना ले रहे हैं। तो बाकी डिसेबल्ड भी है जो बाहर जाके पढ़ते हैं, अब तो लोग विदेशों में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डिसेबल्ड लोगों एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उनको अपनी स्किल पे काम करना चाहिए और जो मिनिमम रिक्वायर्ड हैं स्टैंडर्ड्स किसी भी चीज को हासिल करने के, उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि आजकल ज्यादातर जो जॉब्स है वो ग्रेजुएशन बेस्ड है। अब आप ग्रेजुएशन ही नहीं करोगे और बोलोगे मुझे नौकरी मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको समाज के साथ चलना है। एक जॉब लेने के लिए नॉन डिसेबल्ड को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे, करना ही पड़ेगा आपको। आप अपने लिए कर रहे हो, आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो। और डोंट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन द एनजीओज। एनजीओज की अपनी लिमिटेशंस हैं। आजकल आपको बहुत ज्यादा एनजीओ की जरूरत नहीं है, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। आप एनजीओ से नॉलेज ले सकते हो, ट्रेनिंग लेना चाहते हो, ट्रेनिंग बहुत सारी एनजीओ दे रही हैं। लेकिन आप ये सोचो कि एनजीओ ही आपकी स्टडी भी करवाए, ट्रेनिंग भी करवाए, जॉब भी लगवाए, शादी भी करवाए, आपकी पेंशन भी लगवाए, तो आई थिंक दिस इज टू मच व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द एनजीओ सेक्टर। तो खुद से बहुत सारे सोर्सेज और रिसोर्सेज है। हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपनी स्किल पे काम करो और एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड जहां भी मौका मिलता है बात करो। तो यही मेरे थॉट्स हैं। मुझे लगता है अगर ये चीजें हो जाएंगी तो वी विल हैव ए बेटर इंक्लूसिव वर्ल्ड। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने स्किल्स पे काम करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि रिसोर्सेज अवेलेबल होना। तो दानिश जी, आप भविष्य में क्या योजनाएं बना रहे हैं? रेडियो उड़ान के जरिए या व्यक्तिगत रूप से आप और बदलाव लाने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, उसके विषय में भी हमें कुछ जानकारी दें। जो प्लान्ड प्लानिंग्स होती है ना, वो हमेशा फेल होती हैं। और जो अनप्लान्ड चीजें होती है ना, वो ज्यादा निखर के आती हैं। तो हमने आज तक तो कुछ प्लान किया नहीं है, लेकिन हाँ चीजें चल रही हैं। जैसे अभी हमारा यूनाइटेड नेशन के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, तो थैंकफुल है हम यूनाइटेड नेशन के, और आप लोगों के बदौलत उन्होंने खुद हमें अप्रोच किया, हमने अप्रोच नहीं किया। तो ये एक बड़ी बात है हमारे लिए कि यूनाइटेड नेशन को भी, यूनाइटेड नेशन का जो न्यूज़ और जो हिंदी न्यूज़ कंटेंट कमेटी है, उन तक बात पहुंची। जब उन्होंने रिसर्च की कि रेडियो उड़ान ऐसा काम कर रहा है, तो उनको भी लगा कि हमें रेडियो उड़ान के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। भविष्य के प्लान की अगर बात करूं तो एक यही प्लान है कि रीजनल लैंग्वेजेस में कैसे हमारे कंटेंट को लोगों तक और कन्वीनियंस से पहुंचाएं। और एक तो मैं आप लोगों के माध्यम से ही, कर्नाटक से गौतम सर काफ़ी देर से मेरे पीछे पड़े हैं और मैं आपकी टीम के सामने एक प्रपोजल रखना चाहता हूं। एक हमारा शो आता है जो कम्युनिटी कलर्स है, और बहुत पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिसमें हम डिसेबिलिटी न्यूज़ पूरे वीक की पहुंचाते हैं लोगों तक। तो अगर आपकी टीम में से वो कोई ट्रांसलेट करके या रिकॉर्ड कर सकता है कन्नड़ में, तो उसमें आप लोगों का सहयोग चाहेंगे। अगर आप में से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ताकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि उसी भाषा में लोगों को सशक्त किया जाए। तो बाकी तो हमारा काम यही है कि हर एनजीओ को प्रमोट करना, लोगों तक सबसे पहले, सबसे तेज और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि लोगों की जिंदगियां बदले। क्योंकि हम बिलीव करते हैं नॉलेज इज पावर एंड पावर इज चेंज, एंड वी आर रेडी टू ब्रिंग दैट चेंज। जी, आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस पूरी टीम को कि जो भी चीजें काम आप कर रहे हैं वो और बेहतर, और ऐसी बधाई भी, क्योंकि अगर लोग आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब वो रीच भी पहुंच रही है, कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी मिल रही है कि ऐसा भी कुछ काम हो रहा है। तो इसके लिए बहुत बधाई आपके पूरे टीम को। आप यूं ही अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ते रहें, और हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, चाहे वो अवेयरनेस के बारे में हो या एक्सेसिबिलिटी के बारे में, या युवाओं को किस तरीके से अपने स्किल्स पे भी काम करने की जरूरत है, इन सारी बातों के बारे में आपने जितनी भी जानकारी दी वो सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो इसके लिए आपका दिल से आभार। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और वो जानकारी तभी निकलती है आप जिस तरह के प्रश्न पूछते हो।
तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। जो आप काम कर रहे हो बहुत ही अच्छा है। आई एम फैन ऑफ योर टीम्स वर्क and I really enjoy talking to you people and contributing whatever little we can in your mission as well. थैंक यू दानिश जी। इसी के साथ आज का यह सत्र समाप्त होता है। हम पूरे मल्टीलिंगुअल भारत 3.0 परिवार की ओर से सभी श्रोताओं, वॉलंटियर्स और टीम मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनकी वजह से यह पहल इतना सफल हुआ। मिलते हैं फिर किसी नए प्रयास में। तब तक जागरूक रहें, संवेदनशील रहें और एक समावेशी समाज बनाने में अपनी भूमिका निभाते रहें। धन्यवाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi.